वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 41 एग्रीकल्चर में रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिकग्निशन, मेजरमेंट, गेन एंड लॉसेस, और अगर एक एंटिटी की इनेबिलिटी हो टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली तो फिर क्या करना है, और गवर्नमेंट ग्रांट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले रिकग्निशन की बात करते हैं तो एन एंटिटी शेल रिकग्नाइज अ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं, तीनों मीट होने चाहिए। एक तो ये कि एंटिटी एसेट को कंट्रोल करती हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि जो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर आप उनको अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकग्नाइज कर सकें। तो आपका एसेट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो एसेट से एसोसिएटेड हैं वो एंटिटी को फ्लो करेंगे, और या फेयर वैल्यू या कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। अब कंट्रोल कैसे एविडेंस होता है? बाजुकात लीगल ओनरशिप ऑफ कैटल होती है, या ब्रांडिंग होती है, या आपका जो कैटल के ऊपर मार्किंग होती है एक्विजिशन के टाइम, बर्थ के टाइम, या वीनिंग के टाइम। वीनिंग बेसिकली कहते हैं जब एक एनिमल अपने एडल्टहुड में दाखिल हो रहा होता है, तो समटाइम्स पोजेशन पर बेस कर रहा होता है कि जिसके पोजेशन में है तो उसकी बेसिकली उसका कंट्रोल है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो असेस किए जाते हैं नॉर्मली फिजिकल एट्रीब्यूट से, जैसे एक एनिमल का वेट क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेनेटिक जो कोड है वो क्या है। उस बेसिस पर उसकी बेसिकली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को असेस किया जा रहा होता है। तो अब मेजरमेंट की बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल एसेट की मेजरमेंट जो है, चाहे इनिशियल रिकग्निशन पर यानी जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना है, या फिर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी ये बात जो हम करें इनिशियल मेजरमेंट के लिए भी है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए भी है, shall be measured on initial recognition and at the end of each reporting period at its fair value less cost to sell, except for the case described in para 30 where the fair value cannot be measured reliably। तो जब आप fair value reliably measured नहीं कर सकते तो वो तो फिर एक अलग सिनेरियो है। अदरवाइज जो है, आप हमेशा एसेट को, बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करेंगे, इनिशियल रिकग्निशन पर भी और ईयर एंड पर भी, यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पर। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हार्वेस्टेड होती है from an entity's biological asset shall be measured at its fair value less cost to sell at the point of harvest। तो सेम मेजरमेंट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी है, लेकिन इस पर आपने पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर फेयर वैल्यू को अप्लाई करना है, उसके अलावा नहीं करना। तो बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यूज़ करते हैं, ये जब वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आगे IS2 इन्वेंट्री या कोई और स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई होता है, तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कॉस्ट बन जाती है जब हम फर्दर प्रोसेसिंग उस चीज़ की कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कुछ बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं वो लैंड के साथ अटैच होते हैं, जैसे ट्रीज़ वगैरह। तो फिजिकली अटैच टू लैंड हों, जैसे प्लांटेशन फॉरेस्ट में ट्रीज़ वगैरह अटैच्ड हैं। सो हो सकता है कि उनकी कोई सेपरेट मार्केट ना हो, क्योंकि जो चीज़ लैंड के साथ अटैच है वो अलग से तो नहीं बेची जा सकती। सो ऐसी सूरत में हम एक कंबाइन एसेट को नोट कर रहे होते हैं, यानी बायोलॉजिकल एसेट भी है, रॉ लैंड भी है, और लैंड इम्प्रूवमेंट भी है एज अ पैकेज। लैंड इंप्रूवमेंट जैसे वहाँ पे जो रोड बने हुए हैं, या आपने दूसरी जो ड्रेनेज वगैरह के लिए सिस्टम वहाँ पर बनाया हुआ है, वो लैंड इंप्रूवमेंट है। तो एंटिटी जो है कंबाइंड एसेट की इंफॉर्मेशन से फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट को डिटरमिन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप कंबाइंड वैल्यू ऑफ होल एसेट, होल पैकेज आप फाइंड आउट करते हैं, उसमें से लैंड और लैंड इंप्रूवमेंट की फेयर वैल्यू को अगर डिडक्ट कर दें तो आपके पास बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू आ जाती है। तो दिस इज़ द वे कि आपको कुछ सिचुएशन में ऐसे बायोलॉजिकल एसेट जो लैंड के साथ अटैच हैं तो उनकी फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करनी पड़े। अब मेजरमेंट पे ही कुछ मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो है वो ग्रुपिंग करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जैसे बायोलॉजिकल एसेट्स का ग्रुप जिनके सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सेम हो, जैसे एज सेम है, क्वालिटी सेम है, तो उनको सेम बेसिस ऑफ प्राइसिंग यूज़ करें। लेकिन आप वही एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो मार्केट में भी यूज़ होते हैं, यानी अगर मार्केट में एज की बेसिस पर प्राइसिंग होती है तो वो फॉलो करें, मार्केट में वेट की बेसिस पर प्राइसिंग होती है तो वो फॉलो करें।
फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस की बात जहाँ तक आती है तो कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि एक जो क्रॉप है वो जब फाइनल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी ऑलरेडी उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतने की सेल करेंगे, इतने की परचेज करेंगे, तो उसका बाइंग और सेलिंग का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अक्सर कर लिया जाता है। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज़रूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू को जो है ना रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि फेयर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि करंट मार्केट कंडीशंस में जो बायर और सेलर एक वैल्यू डिफाइन करेंगे वो है फेयर वैल्यू। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रख के ली जा रही होती है, तो इट मे बी डिफरेंट। इसी तरह फेयर वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एडजस्ट नहीं की जाएगी। और अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एंटिटी को नजर आ रहा है कि लॉस हो जाएगा, तो फिर IS 37 अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से अगर कोई प्रोविजन बनती है तो उसको रिकग्नाइज करेंगे। इसी तरीके से एक एंटिटी जो फाइनेंसिंग ऑफ एसेट के कैश फ्लोज हैं, टैक्सेशन है, या और हार्वेस्ट के बाद बायोलॉजिकल एसेट को रीस्टेब्लिश करने की कॉस्ट है, या ट्रीज को दोबारा रीप्लांट करने की कॉस्ट है, उसको फेयर वैल्यू में इंक्लूड नहीं करती। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि उसके बाद आपने दोबारा वैसा एसेट भी मेंटेन करना है। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एसेट अगर सेल करेंगे तो क्या पैसे मिलेंगे। कुछ सिचुएशन में कॉस्ट फेयर वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, हम कहते हैं हमने ईयर एंड से 3-4 दिन पहले ही एक एनिमल परचेज किया था, या एक जो हमने प्लांटेशन की है वो ईयर एंड से बिल्कुल कुछ दिन पहले की है, तो जो उसकी वैल्यू या कॉस्ट थी इनिशियल पॉइंट पर, वो ही हो सकता है अभी तक उसकी फेयर वैल्यू हो, क्योंकि उसके अंदर कोई मेजर चेंज तो आया नहीं है। इसी तरीके से बाज़ आप कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो उसका प्राइस पर इफेक्ट जो है वो मटेरियल नहीं होगा। इनिशियल ग्रोथ अगर हो रही होती है पाइन प्लांटेशन की, तो पाइन ट्रीज का जो प्रोडक्शन साइकिल है वो तकरीबन 30 साल का होता है। तो उसमें से 6 महीने, साल, 1.5 साल बाजुकात गुजर जाए तो उसकी फेयर वैल्यू में कोई मेजर चेंज नहीं आया होता। ज़्यादा चेंज उसकी वैल्यू में तब आ रहा होता है जब उसकी लाइफ का 20 ईयर्स तकरीबन गुजर चुके हों, तो फिर चेंज ज़रा सा तेज़ होता है। शुरू के 2-3 सालों में उसकी जो वैल्यू है वो खास तेज़ी से नहीं बढ़ रही होती। सो ये फैक्टर्स आपको मेजरमेंट के अंदर जहन में रखने चाहिए। अब हम गेन और लॉसेस की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एसेट पर जो गेन और लॉस राइज हो सकता है वो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल पर भी राइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक न्यू जानवर जब बॉर्न होता है तो आप बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और गेन क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरह एक जो है चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी हो सकता है, इस पे गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। एक जानवर की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या एक प्लांटेशन जो ट्री है आपके पास उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो वो बेसिकली आपका चेंज इन फेयर वैल्यू बढ़ रही होगी तो गेन है, कम हो रही है तो लॉस है। तो इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पीरियड में ये राइज होगी। अब लॉस भी राइज हो सकता है इनिशियल रिकग्निशन पे। कैसे राइज हो सकता है कि बाजुकात हमने 10,000 की फेयर वैल्यू पर एक एसेट परचेज किया, उसकी कॉस्ट टू सेल है 500, तो हमने हमारी जो कॉस्ट थी वो 10,000 है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे यानी 9,500 पे। तो 10,000 की चीज़ को जब इनिशियली ही 9,500 पे रिकॉर्ड करेंगे तो 500 जो है हमें प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना पड़ रहा होगा। इसी तरह जब नया कोई एनिमल बॉर्न होता है तो उस पर हम बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और गेन को प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट कर रहे होंगे, तो इनिशियल रिकग्निशन पर लॉस भी राइज हो सकता है, इनिशियल रिकग्निशन पर गेन भी राइज हो सकता है। फिर हम अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जब इनिशियल रिकग्निशन होती है तो उस पर हम उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट और लॉस के अंदर। जैसे जैसे ही हम मिल्क हासिल करते हैं काउ से, तो हमारी बेसिकली एंट्री होगी मिल्क डेबिट और गेन क्रेडिट इन प्रॉफिट और लॉस। सो गेन और लॉस जो है वो इनिशियल रिकग्निशन पर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस से राइज होता है। जैसे अगर आप किसी एनिमल का मिल्क हासिल करते हैं या किसी ट्री से फ्रूट तोड़ते हैं तो ये हार्वेस्ट का प्रोसेस है, और इसमें जो आपको प्रोड्यूस हासिल होगी उसे आप डेबिट करेंगे, गेन और गेन को आप प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट कर देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है कि इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली, क्योंकि हमारा मेन क्राइटेरिया तो ये है कि हमने बायोलॉजिकल एसेट्स को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करना है। सो बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए एक प्रिजम्पशन है कि उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर की जा सकती है, लेकिन ये प्रिजम्पशन रिबट भी हो सकती है यानी कैंसिल भी हो सकती है ऑन इनिशियल रिकग्निशन। ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए जिनकी कोटेड मार्केट प्राइसेस अवेलेबल ना हो और अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू आप कहते हैं कि वो क्लियरली अनरिलायबल है, यानी जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं कि उसको यूज़ करना मुनासिब नहीं रहेगा। अब ऐसे केस में फिर हम उस बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट मॉडल पर मेजर करेंगे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है, जैसे अगर आप सोचें
कि आप अगर डेयरी कैटल्स को जो है ना कॉस्ट मॉडल पर मेजर कर रहे हो, लेकिन मजबूरी है कि फेयर वैल्यू जब नहीं है तो फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। तो आप फिर अगर इन्वेंट्री के तौर पर रखा हुआ है तो IS2 अप्लाई करेंगे, अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रखा हुआ है तो I16 अप्लाई करेंगे, और इम्पेयरमेंट के लिए I36 देखेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि फेयर वैल्यू दोबारा रिलायबली मेजरेबल हो गई है, तो फिर आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर उसको मेजर करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जब भी कोई बायोलॉजिकल एसेट जो नॉन करंट बायोलॉजिकल एसेट हो, यानी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड वाला, तो उसको जब आप हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसकी फेयर वैल्यू अब रिलायबली मेजर हो सकती है, क्योंकि उसको तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही मेजर करना होता है अंडर IFRS 5। अब ये जो प्रिजम्पशन हमने पढ़ी, ये सिर्फ इनिशियल रिकग्निशन पर रिवर्ट हो सकती है। अगर आप एक मर्तबा किसी बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मैयर कर लेते हैं तो फिर आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही मैयर करेंगे अनटिल डिस्पोजल। फिर उसकी आप अगर कहते भी हैं कि फेयर वैल्यू उतनी रिलायबल नहीं भी है, तो जो भी फेयर वैल्यू आपके पास अवेलेबल है उसमें से मोस्ट रिलायबल वट एवर इज अवेलेबल उसको यूज़ करें। लेकिन जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात आती है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही यूज़ की जाती है। और स्टैंडर्ड ये व्यू रिफ्लेक्ट करता है कि ये इसमें प्रिजम्पशन वाली बात नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट के लिए प्रिजम्पशन वाली बात थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि उसकी फेयर वैल्यू कैन ऑलवेज बी मेजर्ड रिलायबली। तो जब भी आप मिल्क हासिल करते हैं तो आप उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इस व्यू के साथ जो है इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स की। वो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो रिलेटेड हैं बायोलॉजिकल एसेट के साथ, तो इसमें अब IS41 अप्लाई होगा, कुछ सिचुएशन में IS20 अप्लाई होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट मैयर हो रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर तो IS41 एप्लीकेबल है, और अगर वो जो है कॉस्ट पर मैयर हो रहा है तो IS20 एप्लीकेबल होगा। इसी तरह बेयरर प्लांट्स पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेयरर प्लांट्स पर भी जो है IS20 अप्लाई होता है। स्कोप के अंदर हमने पढ़ा था उस पर IS41, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट्स पर IS41 अप्लाई नहीं होता। तो उन पर अप्लाई हो रहा है जिनको हम मैयर करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, उन पर IS41 अप्लाई होगा। अब IS41 जो है वो क्या कहता है, उसमें अब दो सिनेरियो फर्दर हैं। अगर आपकी ग्रांट कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, यानी ऐसी ग्रांट मिली है जिसमें कोई फर्दर कंडीशन आपको मीट नहीं करनी, तो उसको आप प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करें। कब करें? जब वो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल बन जाती है, आप इंटाइटल टू ग्रांट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रांट कंडीशनल है, चाहे वो कंडीशन यही क्यों ना हो कि एंटिटी जो है किसी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आप पर को ग्रांट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी आप इस ट्री की प्लांटेशन करेंगे, ट्री नम टाइप 1 की, लेकिन ट्री टाइप 2 की प्लांटेशन आप नहीं करेंगे। तो ग्रांट में कंडीशन इन्वॉल्व है, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तो फिर आप उसको प्रॉफिट और लॉस में कब रिकग्नाइज करेंगे? जब वो कंडीशन मीट हो जाएगी। तो जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होती आप उस ग्रांट को प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है जो अक्सर कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि पार्शियल रिकग्निशन ऑफ ग्रांट भी हो सकती है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो हैं वो बड़ी वेरी करती हैं, बड़ी उसमें चेंजेस होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है जो एक एंटिटी को रिक्वायर करे कि पर्टिकुलर लोकेशन पे 5 ईयर्स तक आपने काम करना है, फार्मिंग करनी है। और अगर आपने 5 साल से पहले फार्मिंग ख़त्म की तो आपको सारी की सारी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। तो entity to return all of the grant if it forms for a period shorter than 5 years. In this case, the grant is not recognized in profit or loss until the 5 years have passed. तो इस सिचुएशन में क्योंकि 5 साल से कम अगर आपने फार्मिंग की तो आप जो कंडीशन है वो तो पूरी हो ही नहीं रही, तो सारी ग्रांट वापस करनी पड़ जाएगी। तो आप कोई अमाउंट भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक 5 साल पूरे ना हो जाएं। लेकिन पार्शियल रिकग्निशन की जा सकती है कब? इफ द टर्म्स ऑफ ग्रांट अलाउ पार्ट ऑफ इट टू बी रिटेन्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट हैज इलैप्स्ड। यानी आपको अगर 5 लाख की ग्रांट मिली है और हर साल गुजरने के साथ 1 लाख आप रिटेन कर सकते हैं, यानी 1 साल बाद अगर आप फार्मिंग छोड़ते हैं तो आपको पूरे 5 लाख वापस नहीं करने पड़ेंगे, 4 लाख वापस करने पड़ेंगे। तो फिर आप 1 लाख को अपना प्रॉफिट और लॉस में इनकम बना सकते हैं। सो बेसिकली एंटिटी रिकग्नाइजेज दैट पार्ट इन प्रॉफिट और लॉस एज टाइम पासेस।
तो पार्शियल रिकग्निशन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सिचुएशंस पे वेरी करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे आप और उसके मुताबिक इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट ये जहन में रखना है कि जो बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड ग्रांट्स हैं उन पर बाजू का जो है IS 41 अप्लाई और होता है जब उसकी मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर हो, और अगर मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल पर हो तो फिर IS 20 एप्लीकेबल होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।